हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नाइन्थ क्लास से आप लोग बच्चों अब 10th क्लास में आप मूव कर चुके होंगे, है ना। तो आज जो हम डिटेल्स कवर करने वाले हैं कि 2025-26 में आपके क्लास 10th के मैथ का सिलेबस क्या रहने वाले हैं, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको हर एक चैप्टर में पढ़ना है, उन सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स है तो आप अपना बुक्स निकाल लें, और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो पर भी आप अपना बुक्स निकाल लें, जिससे कि आपको ये जो होल ईयर का जो सिलेबस है मैथ्स का, राइट, वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और किस चैप्टर के कौन से टॉपिक पे आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है, उन सभी टॉपिक को आप अपने बुक में टिक कर ले, जिससे कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम सिलेबस पता रहेगा और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के आप अपने सिलेबस पे फोकस करके अच्छे से तैयारी करोगे, राइट। तो ये बच्चों आपका जो मैथमेटिक्स का है सेशन जो है 2025-26 के हैं, राइट। और ये जो है सीबीएसई का करिकुलम है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको ना, ये इस टाइप्स के आपके बुक्स होंगे जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये है आपके मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 10th के लिए है। ये आपके इमेजेस होंगे अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है तो, है ना। चलिए, तो अगर नहीं भी है, ओल्ड है, तो आप बुक्स निकाल लें, क्योंकि ओल्ड में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये टॉपिक रिलेटेड है, क्या मैं इसको पढूं या ना पढूं। तो आप इस सिलेबस को मैच कर सकते हैं अपने बुक्स में, राइट, जिससे कि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी से इन चीजों को एक जगह पॉइंटेड कर लेंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहला जो यूनिट है यानी चैप्टर 1 है, जिसमें आपने रियल नंबर्स है, राइट। जो पहला चैप्टर है आपका वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो आप देखेंगे 1.1 में जो है आपको क्या पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन है ना। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन है, जैसे आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना, उन्हीं का ये साइज है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो वो आपको रियल नंबर देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन हो गया। देन दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेट्री, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस रियल नंबर का, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना, इनके जो डेफिनेशंस है उनको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, जो आपको आगे काफी यूज होने वाला है। फिर उसके बाद है रिवर्सिटिव इरेशनल नंबर, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये दो टॉपिक जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ये आपको टेस्ट में भी देखने को मिलता है, आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों समरी। समरी क्या होता है सर, जो आपने इस चैप्टर में जो जो पढ़े हैं ना, जो की पॉइंट होता है ना, जो आपको अच्छे से रिमेंबर होना ही चाहिए, वो होता है समरी। तो वो आपको अच्छे से दिया रहता है पीछे, तो आप उन्हें एक बार जरूर गो थ्रू करें, जिससे कि पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है उनका एक प्रिसाइज है, एक छोटी सी नोट्स कह सकते हैं आप, जो वो सारे नोट्स पूरे चैप्टर को डिफाइन कर देगा। ये होती है समरी, है ना। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर आपने क्लियर कर लिया। सेकेंड चैप्टर देखो, सेकेंड चैप्टर दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल्स क्या है, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल आपको पता है कि क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं ना। पॉलिनोमियल को दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर नहीं रहा हूं, है ना, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, अभी मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको, है ना। चलिए, उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, वो आपको एक टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ देयर पॉलिनोमियल्स, राइट। जो पॉलिनोमियल्स है और उनका जो कोएफिशिएंट है, उन दोनों के बीच के जो रिलेशंस है ना, उस रिलेशंस को भी आपको देखने को पड़ेगा। उसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया। देन उसके बाद फिर समरी। समरी मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है। इस चैप्टर में जितनी चीजें आपने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं ना, इनके बेस पे जो कॉन्सेप्ट आपको एक छोटे से फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, वो समरी में दिया हुआ रहता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपके। ओके, नाउ
थर्ड चैप्टर में देखो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शंस तो होता ही है, आपको चैप्टर के बारे में पता तो होना चाहिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो चैप्टर में है क्या, है ना, चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमारे यूजेस हैं, ये सारी बातें इंट्रोडक्शन पार्ट्स में होता है। तो हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर आप अटेंड करोगे, है ना। उसके बाद कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हम ये कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स है। ग्राफिकल को सॉल्व करने के 3 मेथड है, अलजेब्रिक को भी सॉल्व करने के 3 मेथड है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। जिसमें से आपको देखो 2 मेथड दिया हुआ है, ये है अलजेब्रिक मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड। एक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड ऑलरेडी डिलीटेड है, आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको 11th में डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो ये सिलेबस आपके रिड्यूस है। फिर उसके बाद समरी मिल जाएगा। तो ये आपके थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर के ये 2 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये आपको आगे भी सीखने को मिलता है, तो आप इन्हें अच्छे से फोकस करें, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट अगला चैप्टर जो है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ये आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, उनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, उनको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे मिडिल फैक्टर को करना है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मिडिल फैक्टर को करने में, तो आप इस पे ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसमें ना ये आपका जो है ना फैक्टराइजेशन वाला पार्ट्स, ये आपको लगभग बहुत क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप इस पे परफेक्ट हो जाओ ना। उसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स है, नेचर ऑफ फ्रूट्स है, कब इनकी जैसे जीरोस होंगे, है ना, कब इसके जीरोस नहीं होंगे, नेचर ऑफ 3 कंडीशंस होते हैं, है ना। उसके बाद आपको समरी देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, आपका चैप्टर 4 था। नाउ चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करना है। नाउ उनके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, राइट। उसके बाद nth टर्म्स है, फिर सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ NAP, और ये क्या है आपकी समरी। तो इसमें बहुत कम टॉपिक है। तो देखो बच्चों सिलेबस जो है ना आपका बहुत प्रिसाइज कर दिया गया, बहुत ही कम कर दिया गया, ये आप सोच सकते हो ना। देख ही रहे हो आप हर एक चैप्टर में कितने 3-3, 4-4 टॉपिक है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी करें। देन उनके बाद में लास्ट में बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कई चीजें पढ़ने हैं, तब जाकर के आपको 95 या फिर 90 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। अगर आप इन्हें कवर करेंगे तो ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, जो आपको 50 से 60% रिजल्ट दे देगा। इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, किन किन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते, है ना। ये अगर आप जो सिलेबस में बता रहा हूं ना, अगर आप ये सिलेबस करोगे तो 50 से 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। और अगर आप 90 प्लस टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा आपको किन किन बुक को पढ़ना पड़ेगा, किन किन बुक को पढ़ के आप 90 प्लस ला सकते हो, ठीक है। और वो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इस बार के सेशन में कंप्लीट कराया जाएगा। वैसे मैंने इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डाल रखे हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट न्यू सेशन के जो है मैं सेपरेटली आप लोगों के लिए इन सारी बातों को कवर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो चैप्टर 5 में देखते हैं कि चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 में देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करना है, सिमिलर फिगर्स को कवर करना है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल को कवर करना है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स है, एंड उसके बाद क्या है, समरी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 7 में देखो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करना है, डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला और समरीज। तो इसमें भी एक टॉपिक कटा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट भी इसमें रिलेटेड है। ठीक है, चलिए चैप्टर 7 कवर हो गया आपका। चैप्टर 8 में देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे बहुत बच्चे को डाउट होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, इसमें बहुत बच्चे को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सेम स्पेसिफिक एंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, और समरी है। तो आप इन्हें अच्छे से समझें और इन सभी टॉपिक की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेडी करूंगा इस बार। वैसे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, बट आप इनके सेपरेट लेक्चर भी मिल जाएगा, वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएगा, है ना, एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 में देखो क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं ना चैप्टर 8 में, उसी का एप्लीकेशंस दिया हुआ, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस एक ही टॉपिक है, इसको कवर करना है आपको। नाउ उसके बाद चैप्टर 10 में देखो सर्कल क्या है, सर्कल में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करना है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल को कवर करना है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल को कवर करना है, देन उनके बाद समरी है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर 11 में कह रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है ना, इसमें एरिया रिलेटेड एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल्स आपको आएंगे, एक ही टॉपिक है। उसके बाद समरीज है। उनके बाद चैप्टर 12 में देखो क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है आपका, इंट्रोडक्शन पार्ट्स है। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जैसे सॉलिड फिगर्स हैं, जैसे मान लो आपको क्यूब है, क्यूबोइड है, सिलेंडर है, कोन है, ये सभी क्या है, क्यूबॉइड फिगर है। तो इसका कंबाइन करके आपको इनके सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, वही दे रखा है आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बेस पे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 13 में देखो क्या है, स्टैटिक्स है, राइट। स्टैटिक्स में आपको क्या करना है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा है, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा है और समी। यानी यहाँ पे तीन ही टॉपिक है आपका, मीन, मीडियम और मॉड, राइट। इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ बहुत अच्छे से आप मार्क कर सकते हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, है ना। बहुत लेस कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, मुश्किल से देखो 3 फॉर्मूले इसके हैं, एक इसके एक इसके, राइट। बस इनको आप कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उनके बाद क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटीज है, राइट। प्रोबेबिलिटीज है, इसमें तो आपको बस एक ही टॉपिक दे रखा है, प्रोबेबिलिटी। और भी थियोरेटिकल आपको अप्रोच पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है आपके जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 14 है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन, कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं कि सबसे पहले जो है आपको जो हमारा टेक्स्ट बुक है, जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, टेक्स्ट बुक जो है, ये आपको टेक्स्ट बुक्स तो बच्चों पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है बच्चों, इसे तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में ये सारी चीजें मैं इसे बताऊंगा भी। फिर उसके बाद जो है PYQ क्वेश्चन एटलीस्ट 5 इयर्स के करने हैं, है ना, 5 इयर्स के करने हैं जी, है ना, ये आपके करने हैं, राइट। उसके बाद ये इतनी चीजें तो आपको करके जाना ही है। ये चीजें अगर आप करके जाते हैं ना तो आपको लगभग 90 प्लस मार्क्स आने की आ सकता है, आप इन चीजों को कवर करोगे। टेक्स्ट बुक्स कवर कर लेना, पूरे टेक्स्ट बुक को कवर करोगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करोगे और PYQ क्वेश्चंस 5 ईयर के एटलीस्ट आपको करके जाना है। इतने आप करते हैं ना तब जाकर के आपके 90 प्लस मार्क्स आएगा, है ना। अगर आप इन टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं तो 50 से 60% ही आएंगे। आप चाहे तो किसी बच्चों से भी पूछ लेना कि एज इट इज एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों आपको सैंपल पेपर भी लगाना है ना। क्या लगाना है, सैंपल पेपर लगाना है, जिससे आपको टाइम का पता चल जाता है, आपकी स्पीड का पता चल जाता है, आपका एक्यूरेसी का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीज अगर आप पूरे सेशन में कवर करते हैं ना, पूरे साल में कवर करते हैं ना, तो आप लिख करके ले लो 90
5 से कोई नहीं रोक सकता, 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है ना, ये आप याद रखना। या हो सकता है आपको इसके बीच का मार्क्स आएंगे 90 टू 100 के बीच में, अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, या आपके ड्रीम है, तो आप इन सभी को अभी से अपनी हैबिट में डाल लो। इन सारी चीजों को अभी से हैबिट में डाल दो। अभी से अगर आप हैबिट में रहोगे ना, तो आप बाकी स्टूडेंट से आप पोजीशन 1 पे रहोगे ऑलवेज। इसीलिए मैं आपको अभी ही बता दिया। कई टीचर्स लास्ट में बताते हैं कि आपको ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए, है ना, तब तक टाइम निकल जाता है। मैं आपको पहले ही इन चीजों के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अभी से, इवन वीडियो आप देखने के बाद आप अपने टाइम टेबल में इन सारे को जरूर आप कर लो। एटलीस्ट 1 से 2 बार आप इन्हें जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप इन सभी को फोकस करें और आप लिख करके ले लो। आपको 90 से 100 कोई रोक नहीं सकता है अगर आप इन सभी को कवर करते हो, ठीक है। आई होप ये सारे सिलेबस आपको पता चल गया, किन चीजों को हमें कवर करना है, ये सारी बातें आपको पता चल गया। तो इसी के साथ क्या होता है, आज के जो सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो है आप लोगों के लिए इन सभी टॉपिक पे जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा इस सेशन 2025 और 26 के। इससे पहले ओल्ड सेशन जो है 2024 वाले में, उसमें मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। वन शॉट लेक्चर भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो न्यू सेशंस के भी मैं आपके लिए टॉपिक वाइज आपके कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।